लोरेन की शोख चहचहाहट ने सुबह सवेरे इसकी आंख खोल दी। जागते ही उसकी निगाह खिड़की के पास गई, मगर वहां कुछ भी ना था। गालिबन लारा रात की निशानी अपने साथ ले जा चुकी थी। इसे इस बात पर अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। अगर वो चीज लोरेन की नजर में आ जाती तो ना जाने कितने सवाल जन्म लेते, और वो इस वक्त किसी वजाहत के मूड में नहीं था। फिजा में अब भी ऊद की मध्यम खुशबू रची हुई थी। लोरेन ने एक लम्हे को चौंक कर अधर उधर देखा, मगर उससे पहले कि इसके जहन में कोई सवाल उभरता, शब ने बातों ही बातों में इसकी तवज्जो बाहर के हुसैन मंजर की तरफ मोड़ दी। नाश्ते के बाद लोरेन किसी काम से बाहर निकली तो कमरे में खामोशी उतर आई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और दोशैन अंदर आया। पिछले चंद दिनों में इसके लहजे और रवैये में आने वाली ठंडक शब से छपी न थी, इसलिए इसे देखकर वो बेइख्तियार संभल कर बैठ गया। दोशैन ने बगैर किसी तमहीद के एक बैसाखी उसके करीब रखते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम दोबारा चलने की कोशिश करो। हर वक्त एक ही जगह पड़े रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं। बात खत्म करते ही वो खामोश हो गया, जैसे मकसद सिर्फ पैगाम पहुंचाना था। शब ने बैसाखी पर नजर डाली और हल्का सा सर हिलाया। शुक्रिया, शायद वाकई अब मुझे खुद को आजमाना चाहिए। दोशैन जवाब दिए बगैर पलट गया। इसके जाते ही लोरेन अंदर आ गई। बैसाखी देखते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। डैडी भी ना, जैसे उन्हें तुम्हें यहां से भेजने की जल्दी लगी हुई है। शब हंस दिया। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। अच्छा, तो फिर तुम ठीक होने के बाद चले जाओगे? लोरेन उदासी से कहती है। फिलहाल तो मेरा इरादा कहीं जाने का नहीं, आखिर यहाँ मेरी एक दोस्त भी तो है। ये सुनते ही इसके चेहरे पर नाराजगी की जगह मुस्कुराहट ने ले ली और अगले ही लम्हे कमरा इसकी हंसी से गूंज उठा। शाम ढलने से पहले लारा लकड़ियों का गट्ठा उठाए घर लौटी। घर में दाखिल होते ही इसे सौतेली माँ की बुलंद आवाज सुनाई दी। लोरेन और शब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो दोशैन से बहस कर रही थी। आखिर तुम्हें एतराज किस बात पर है? अगर शब लोरेन को तोहफे देता है तो ये अच्छी बात है। मैं तो खुश हूं कि वो इसका ख्याल रखता है। दोशैन खामोश बैठा रहा तो वो मजीद जोश में आ गई। उसका बाप हीरों का बड़ा ताजिर है। अगर लोरेन उसकी पसंद बन गई तो इसमें नुकसान किसका है? कम से कम हमारी बेटी को तो एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं चाहती कि वो भी सारी उम्र इस बर्फीले इलाके में रहकर मुश्किलात उठाती रहे। लारा खामोशी से ये सब सुनती रही। कुछ देर बाद सौतेली माँ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई तो दोशैन थके हुए अंदाज में आतिशदान के करीब जा बैठा। आग के शोलों को कुछ देर तक खामोशी से देखने के बाद वो धीमी आवाज में बोला, लारा, शायद तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ मालूम हुआ था वो मुझे नहीं बताना चाहिए था। अब जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, इसे देखकर दिल अजीब सी उलझन में मुब्तला हो जाता है। लारा ने बाप के चेहरे पर फैली फिक्र को गौर से देखा। क्या आपको वाकई लगता है कि शब वही शख्स है? मैंने पाँव में किसी खराबी की बात की थी, लेकिन इसकी इजाफी उंगली को मैं कोई खराबी नहीं मानती। और वैसे भी अगर वो वाकई में वही शख्स है भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हम ये तो नहीं जानते कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी में आने वाला मोड़ कैसा होगा। आजमाइश के खत्म होने की नौईद ये मजीद मुश्किलों भरा। दोशैन इस बार खामोश रहा। बहरहाल लारा आहिस्तगी से बोली, जब तक हकीकत वाज़े नहीं हो जाती हमें मोहतात रहना होगा। दोशैन ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसकी नजरें बदस्तूर आग के रक्स करते शोलों पर जिमी रहे, जैसे वो उन्हीं में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। अगले रोज मौसम ने कुछ मेहरबानी दिखाई तो लारा जरूरी सामान लेने कस्बे के बाजार का रुख कर गई। पहाड़ों के बासी अच्छी तरह जानते थे कि साफ मौसम ज्यादा देर मेहमान नहीं रहता, इसलिए मौका मिलते ही अपनी जरूरियात पूरी कर लेते थे। वापसी पर खरीदारी के लिफाफे उठाए लारा बाजार से गुजर रही थी कि हज्जाम की दुकान से निकलता हुआ हाबिल तकरीबन दौड़ता हुआ इस तक पहुंचा। वो लंबू कौन है जो आज लोरेन के साथ मंडला रहा था? इसने हसद भरे लहजे में पूछा। लारा ने कदम रोके बगैर मुख्तसर सा जवाब दिया, एक जख्मी मुसाफिर है, डैडी इसका इलाज कर रहे हैं। हाबिल का चेहरा मजीद उतर गया। मुझे लगता है तुम्हारे बाप की ये मसीहाई कहीं मेरी मोहब्बत पर भारी ना पड़ जाए। वैसे ही लोरेन मुझे खातिर में नहीं लाती। लारा ने तिरछी निगाह से इसे देखा। लोरेन को तुमसे ज्यादा दौलत, आसाइश और शोहरत पसंद है। ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अगर वाकई उसे पाना चाहते हो तो अपनी सलाहियतें इस छोटे से कस्बे में ज़ाय मत करो।
किसी बड़े शहर जाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, तब शायद वो तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर हो जाए। हाबिल ने बेबसी से सर हिलाया। ये सब कहना आसान है लारा, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता, और लोरेन से दूर रहना भी मेरे बस की बात नहीं। तो फिर खवार होते रहूं, लारा झुंझला गई। मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है जो हर बार तुम्हें समझाने लगती हूँ। वो आगे बढ़ने लगी तो हाबिल फिर उसके साथ आ मिला। हमारा बचपन का साथ है लारा, मेरे लिए कुछ तो करो, बस एक बार लोरेन से बात कर लो। लारा ने एक गहरा सांस लिया। मैं तुम्हारी खातिर कई बार इससे बात कर चुकी हूँ हाबिल, मगर कुछ लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके मतलब की बात हो। अब इस मामले में मुझसे मजीद कोई उम्मीद मत रखो। ये कहकर वो इसे वहीं छोड़ती हुई घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो दरवाजे पर ही लोरेन बिगड़े तेवरों के साथ मुंतजिर मिली। तुम कहाँ गायब हो गई थी? वो तकरीबन चीख उठी। कब से शब खाने का इंतजार कर रहा है और तुम्हारा कहीं पता ही नहीं। इसकी बुलंद आवाज अभी फिजा में गूंज ही रही थी कि सौतेली माँ वहां आ पहुंची। जरा आहिस्ता, इसने फौरन लोरेन को झाड़ा। इतना शोर मचाओगी तो कहीं शब को ये ना पता चल जाए कि उसके लिए खाना लारा तैयार करती है, तुम नहीं। माँ की डांट पर लोरेन ने होंठ भींच लिए, जबकि लारा खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब वो सूप तैयार करने में मसरूफ थी कि लोरेन भी वहां आ धमकी। लारा को मुखातिब करते हुए कहती है, सुनो, शब को गर्म पानी में तैराकी करने की आदत है। इतने दिनों से वो इससे महरूम है, इसीलिए काफी बेचैन रहता है। जंगल में गर्म पानी कहाँ मिल सकता है, ये सिर्फ तुम ही जानती हो। लारा ने सब्जी काटते हुए सरसरी अंदाज में जवाब देते हुए कहती है, हाँ जानती हूँ। फिर लोरेन झूठ बोलते हुए कहती है, कल रात भी वो सो नहीं सका था तो मैं भी इसके साथ जागती रही। इस बार भी लारा सरसरी अंदाज में कहती है, ये भी जानती हूँ। इसके मुख्तसर जवाब पर लोरेन के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। तो फिर यकीनन तुम हसद में जल भून रही होगी। लारा के हाथ बदस्तूर अपने काम में मसरूफ रहे। हसद किस बात का? तुम एक बीमार शख्स का ख्याल रख रही हो, ये तो अच्छी बात है। लोरेन इस बात पर बेइख्तियार हंस दी और फिर वो हुंकार भर कर कहती है, मुझे तुम्हारी तरह बीमार लोगों की खिदमती करने का कोई शौक नहीं। और हाँ, जरा कान खोल कर सुन लो, मैं जल्द ही शब की महबूबा बनने वाली हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश भी मत करना। लारा इसकी धमकी का कोई असर न लेते हुए कहती है, आज फिर हाबिल तुम्हारा पूछ रहा था, आखिर तुम उससे साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती? अगर वो दोबारा घर तक आ गया तो? लोरेन लापरवाही से कंधे उचकाए हुए कहती है, तो आने दो, मैं फिर डैडी को यही कह दूंगी कि वो तुम्हारे इश्क में पागल होकर रात के अंधेरे में यहाँ तक चला आया था। लारा की नजरें मजीद सख्त हो गईं। तुम चाहे जितने मर्जी अपने झूठ मेरे सर डाल दो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन हकीकत वही रहती है जो होती है। मुझे ज्यादा झूठ सच की पट्टियां ना पड़ाओ। शब को जंगल में गर्म पानी तक ले जाओ, और खबरदार, अगर तुमने इस मौके का फायदा उठाकर उसे कोई भी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे ये जादू टोने भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकेंगे। उसी जंगल में तुम्हें दफन कर दूंगी जहां तुम्हारे जैसे ही दाने रहती हैं, समझी? ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, दरवाजे में खड़े शब को देखकर लम्हा भर को ठिठक गई। आ रहे थे तुम यहाँ? मैं मेरा मतलब ता तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? कोई काम था तो मुझे बोला लेते। लोरेन घबरा जाती है कि कहीं शब ने कोई बात सुन ना ली हो। नहीं लोरेन, मैं तो बस चलने की कोशिश कर रहा था, और देखो कामयाब भी हो गया। फिर वो एक नजर लारा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे मखमली और रेशमी सहारों की जरूरत नहीं। और फिर जैसे लारा को दुखाने के लिए वो लोरेन को मुखातिब करते हुए कहता है, क्या हम कुछ देर बाहर जा सकते हैं? लोरेन जैसे एकदम खिल उठी। हाँ क्यों नहीं, चालू। वो फौरन इसका बाजू थाम कर चलने लगी, मगर जाते जाते एक नजर लारा पर डाली और हल्के तंजिया लहजे में बोली, मैंने खाना तैयार कर दिया है, हम वापस आकर खा लेंगे, तुम किचन समेट लेना। अब आते हैं। हैशतुम की तरफ जो निकला था सुकून की तलाश में अपनी तन्हाई से पीछा छड़ाकर, लेकिन कोई है जो पुकार रहा है उसे। जंगल की गहराई में
न जाने ये बेटी की जुदाई का सदमा था, ये घर के बिखरने का दर्द, ये शायद दोनों ही। लेकिन इतना तय था कि वो अब इस शोर से दूर जाना चाहता था। मुसलसल ज़हनी दबाव और बिखरी हुई जिंदगी से निकलने के लिए इसे खामोशी, तन्हाई और कुछ वक्त अपनी ही ज़ात के साथ चाहिए था। इसी सोच के साथ वो शहर की हंगामा खेजी छोड़कर शुमाल मगरबी पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद जब वो पहाड़ों के दामन में मौजूद छोटे से कस्बे में पहुंचा तो जैसे वक्त भी वहां आकर सुस्त हो गया। रेस्ट हाउस में इसे रहाइश भी मिल गई और मकामी गाइड की सहूलत भी। पहले 2 दिन इसने सिर्फ सफर की थकन उतारी और इस अजनबी माहौल को समझने की कोशिश में कस्बे की गलियों में घूमता रहा। यहाँ के लोग सादा थे, लहजे नर्म और रवैये बेबनावट। जिंदगी में ना कोई जल्दी थी ना दिखावा। ज्यादातर लोग काश्तकारी से वाबस्ता थे और जमीन के साथ जड़ी हुई ये जिंदगी एक अलग ही सुकून रखती थी। पहाड़ों की ये खामोश खूबसूरती, साफ हुआ और बेदाग माहौल आहिस्ता आहिस्ता इसके असाब पर जमे बोझ को हल्का करने लगा। सैर और तफरीह की इब्तिदा मछलियों के शिकार से हुई। दरिया का किनारा गैर मामूली तौर पर खूबसूरत था और हैशतुम को ये देखकर हैरत हुई कि इस छोटे से कस्बे में इतने सयाह भी मौजूद हो सकते हैं। किनारे पर बने आरजी कैंपों और कश्तियों की आमद और रफ्त ने माहौल को खासा मसरूफ बना दिया था। तमाम इंतजामात गाइड ने पहले ही संभाल लिए थे और वो इसे सुबह सवेरे ही उठा चुका था। ठंडी हवाओं में साहिल पर कदम रखते ही फिजा की ठंडक हड्डियों तक उतरती महसूस हुई, मगर उसके बावजूद लोग शिकार की तैयारी में मसरूफ थे। कुश्ती में इसके साथ गाइड के अलावा एक और शख्स भी शामिल हुआ जिसकी इजाजत पहले ही ले ली गई थी। ये शख्स गाइड का करीबी साथी था और दरिया के उन हिस्सों से बखूबी वाकिफ था जहां मछलियों की तादाद ज्यादा होती थी। किश्ती जैसे ही पानी में उतरी, दरिया की सतह गैर मामूली सुकून लिए हुए थी। आसमान पर हल्की सफेदी फैल रही थी और सूरज की मध्यम रोशनी पानी पर बिखर कर मंजर को और ज्यादा दिलकश बना रही थी। सफेद परिंदों के झुंड पानी के ऊपर मंडला रहे थे और फिर अचानक दरिया में गौते लगाकर गायब हो जाते। ये मंजर इतना पुरकशिश था कि हैशतुम की निगाहें दूरबीन से हिट ही नहीं रही थी। गाइड ने इसकी खामोश तवज्जो भांपते हुए बताया कि ये परिंदे अब नायाब हो चुके हैं, इसीलिए उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। माजी में लोग सिर्फ उन्हीं परिंदों के लिए यहाँ का रुख करते थे। ये बात सुनकर हैशतुम के चेहरे पर एक हल्का सा इत्मीनान आया कि कम अज कम ये खूबसूरती महफूज है। वो हल्के से काफी का घूंट लेता हुआ दूरबीन के जरिए दरिया के फैले हुए मंजर में खोया रहा। गाइड और उसके साथी की बातचीत साथ साथ जारी थी, मगर जुबान मुख्तलिफ होने के बाइस वो सिर्फ आवाजें सुन सकता था, मफहूम नहीं। फिर इसने दूरबीन नीचे की और गाइड से सवाल किया, वो जुनूबी तरफ जो हिस्सा है वो आबी पौधे हैं या कोई जजीरा? नहीं, वहां से जंगल शुरू होता है। ये सुनकर हैशतुम की नजर फौरन इसी समत जा ठहरी। क्या हम वहां जा सकते हैं? हरगिज नहीं। गाइड ने फौरन नफी में सर हिलाया। इस जंगल का रुख करने का सोचना भी मत। यहाँ के लोग खुद भी इसके करीब नहीं जाते और न किसी मुसाफिर को जाने का मशवरा देते हैं। आखिर जान सबको अजीज होती है। हैशतुम ने हैरानी से अबरू सुकेले। इतना खतरा आखिर किस बात का है? जंगल है तो ज्यादा से ज्यादा दरिंदे होंगे। हथियार साथ हों तो मसला क्या है? बात दरिंदों की नहीं। गाइड का लहजा एकदम संजीदा हो गया। असल मसला यह है कि जो भी इस जंगल में दाखिल हुआ फिर कभी वापस नहीं लौटा, ना जिंदा ना मुर्दा, हता कि इसका कोई निशान तक नहीं मिला। हैशतुम कुछ कहने ही वाला था कि गाइड का दोस्त बोल पड़ा, और यही तो इस जगह का सबसे पुरअसरार पहलू है। इस घने जंगल के पार एक छोटी सी रियासत वाक़ई है जिसे बुलंद और खतरनाक पहाड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा है। लोगों का कहना है कि वहां तक पहुंचने का वाहिद रास्ता यही जंगल है, मगर ये जंगल किसी पुरअसरार दरवाजे की मानिंद अंदर तो जाने देता है, लेकिन वापसी की राह किसी पर आश्कार नहीं करता। ये बात हैशतुम के लिए मजीद उलझन का बाइस बन गई। गाइड ने आवाज धीमी करते हुए कहा, लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक खौफनाक डायन रहती है। रवायत है कि वो कभी इस पोशीदा रियासत के सुल्तान की बेटी थी, मगर अब जंगल की बिला बन चुकी है। जो इसकी हुदूद में कदम रखे वो फिर दुनिया वालों को दोबारा नजर नहीं आता। हैशतुम ने नागवारी से हुंकार भरी, तुम लोग भी अजीब कहानियां सुनाते हो। कहानी समझ लो ये हकीकत। गाइड ने कंधे उचकाए, मगर हमने बारहा ऐसी कश्तियां देखी हैं जो कई दिन बाद दरिया में टूटी फूटी हालत में भटकती मिली, जबकि उन पर सवार लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। इस बार हैशतुम वाकई मुतवज्जे हुआ।
ये सब कब से हो रहा है? कब से? गाइड के दोस्त हल्की सी हंसी हंसा। शायद हमेशा से। अब तो इतने लोग गायब हो चुके हैं कि अब मकामी लोग इस जंगल के करीब से गुजरना भी बदशगुनी समझते हैं। हैश्तुम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, अगर जंगल इतना खतरनाक है तो इस रियासत तक पहुंचने का कोई और रास्ता जरूर होगा। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो अब तक वहां के लोग दुनिया के सामने आ चुके होते। गाइड ने जवाब दिया, वो एक छोटी और अलग थलग रियासत है, पहाड़ों में गुम। न कोई सड़क, न कोई हवाई सहूलत। कम अज कम हमने तो कभी किसी को वहां से आते जाते नहीं देखा। तो क्या इस रियासत के वजूद का कोई सबूत भी है? हैश्तुम ने तजस्सुस से पूछा। सबूत तो हमारे पास नहीं, गाइड ने एतराफ किया, मगर नस्ल दर नस्ल यही सुना है कि जंगल के इस पार एक पोशीदा रियासत आबाद है और जो भी इसे तलाश करने निकला वो कभी वापस नहीं लौटा। हैश्तुम ने मजीद बहस मुनासिब ना समझी। मुमकिन था ये कहानी किसी भोली बसरी हकीकत का बिगड़ा हुआ अक्स हो। शायद कभी किसी मुसाफिर ने वाकई इस पुरअसरार रियासत का जिक्र किया हो और वक्त के साथ हकीकत अफसाने में ढल गई हो। दरिया से वापसी तक खासी अच्छी मछलियां शिकार हो चुकी थीं। गाइड ने खुद ही रात के खाने की जिम्मेदारी संभाल ली, जबकि इसके दोस्त को भी दावत दे दी गई, जिसे इसने खुश दिली से कबूल कर लिया। मगर इस रात खाने की मेज पर गुफ्तगू का रुख बार बार उसी जंगल और पुरअसरार रियासत की तरफ मुड़ता रहा। जितना हैश्तुम सवाल करता इतना ही इसे अंदाजा होता जाता कि उन लोगों के अकायद कितने गहरे हैं। वो जिस चीज को हकीकत समझ बैठे थे, इस पर शक करना भी गोया उनके नजदीक गुनाह था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन किस्सों को झुटलाने के बजाय इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अगली शाम इसे वापस रेस्ट हाउस लूट जाना था, मगर अब इसके ज़हन में एक और ही ख्याल जड़ पकड़ चुका था। रात गए वो कॉटेज की खिड़की के पास खड़ा बिगड़ते मौसम को देखता रहा। दरिया की लहरें बेकाबू हो रही थीं, हवा में नमी और सर्दी बढ़ती जा रही थी, जबकि आसमान पर गरजते बादल किसी आने वाले हादसे का पेशखेमा महसूस होते थे। वक्फे वक्फे से चमकती बिजली चंद लम्हों के लिए पूरे मंजर को रोशन करती और फिर हर तरफ पहले से ज्यादा गहरा अंधेरा छा जाता। ऐसे खौफनाक मौसम में भी उसके इरादे में कोई लग़ज़िश नहीं आई। अपनी जान की फिक्र तो इसे कभी भी नहीं रही थी, मगर अब तो मौत का खौफ भी उसके दिल से रुखसत हो चुका था। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि जंगल के पीछे हकीकत छुपी है या महज सदियों पुराना खौफ। और अगर ये सब वहम था तो फिर उन सादा लोगों को भी इस खौफ के हिसार से निकालना जरूरी था। इसी सोच के साथ इसने एक ऐसा फैसला कर लिया जो शायद इसे नहीं करना चाहिए। अब तो बस ये देखना था कि जंगल के पीछे वाकई कोई हकीकत छुपी थी या फिर वो भी उन लोगों की तरह हमेशा के लिए एक नामुकम्मल कहानी बन जाने वाला था।